आज का जो हमारा चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास से यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, फिर हम लोग उसके कुछ डेट्स हैं उनको याद करेंगे और फिर उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्थितियाँ क्या थी। भारत की स्थिति को देखेंगे और उसी समय यूरोप की स्थिति को देखेंगे और तब समझ पाएंगे कि ये यूरोपीय कंपनी भारत में क्यों आते हैं। तो भारत में दौर चल रहा था मध्यकालीन भारत का और यूरोप में वो दौर चल रहा था आधुनिक यूरोप का। जब भारत में मध्यकालीन यूरोप में खास करके मुगल वंश का शासन था, उसी मुगल वंश के शासन के दौरान यूरोप में पुनर्जागरण अपने विस्तृत रूप को पार कर चुका था। ऐसे में यहाँ पे भौगोलिक खोज की शुरुआत होने वाली थी और भारत में मुगल वंश के टाइम में एक समृद्ध अर्थव्यवस्था जो है विकसित हो चुकी थी। तो इसी कंडीशन में यहाँ से लोग व्यापार करने यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का व्यापार पहले यूरोप से नहीं होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के प्राचीन भारत इतिहास काल से लेकर के भारत का व्यापार स्थलीय मार्गों के माध्यम से यूरोप के साथ होता रहा। लेकिन एक ऐसी स्थिति बनती है जहां पर ये स्थलीय मार्ग जो व्यापार का है वह अवरुद्ध हो जाता है और फिर एक दौर शुरू होता है कंपनियों के आगमन का। इसके पीछे एक बेसिक इतिहास है, उसको जानते हैं। घटना है 1453 ईस्वी का। यूरोप का पूर्वी भाग, वहाँ पे एक जगह है कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया पर तुर्की के क्षेत्र में अरबों का आक्रमण होता है और उस पर अधिकार जमा लिया जाता है और उस अधिकार के बाद इस कस्तुनतुनिया क्षेत्र से यूरोप का भारत में व्यापार बंद सा हो जाता है। इस प्रकार से भारत के और यूरोप के जो संबंध टूट जाते हैं व्यापारिक, उसी संबंध को पुनः जोड़ने के लिए यूरोप में शुरू किया जाता है भौगोलिक खोज को। और भौगोलिक खोज के क्रम में क्या किया जाता है कि समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न स्थलों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको पता होगा स्पेन और पुर्तगाल देश की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा रहती है और इसी दिलचस्पी का नतीजा ये निकलता है कि आप पढ़े होंगे कि 1492 में कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए। अब चूंकि दुनिया गोल है, एक शॉर्ट मैप में हम लोग देखेंगे इस तरह से करके अगर देख लें तो ये यूरोप हो गया, यहाँ पे हम लोग एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ से यूरोप के क्षेत्र से जब भौगोलिक खोज के लिए भारत यहाँ खोजने आने के लिए इधर से निकलते हैं। इधर से निकलने के क्रम में क्या करते हैं, वो जाकर के अमेरिका को खोज लेते हैं। लेकिन जब ये वास्को डी गामा जो निकलते हैं वो भारत की खोज के लिए यहाँ से आते हैं और इस तरह से पहुँचते हैं भारत में, तो वो भारत की खोज करते हैं। तो यहाँ से दो खोज याद रखना है कि कोलंबस द्वारा भारत के खोज के क्रम में 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कर ली गई और फिर जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था वो 1498 में निकलता है भारत की खोज के लिए और 1498 में उसने भारत की खोज कर ली। तो ये खोज से संबंधित दो प्रश्न। यहाँ एक डेट याद रखिएगा, 1453 वह घटना है विश्व इतिहास की जो पूरे सिनारियो को बदल देता है। यह स्थलीय मार्ग अवरुद्ध नहीं होता तो शायद उस तरह की व्यापारिक क्रांति या भौगोलिक खोज की क्रांति नहीं देखने को मिलती। तो इस प्रकार से यूरोप से बारी बारी से करके भारत में कई देश पहुंचते हैं और इन्हीं देशों के पहुंचने के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो चलिए दोस्तों इसी को शुरू करते हैं। ये हमने कुछ बेसिक पार्ट्स पढ़े, इसी बेसिक पार्ट से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को और डील करेंगे। सबसे पहले यहाँ आते हैं कि कंपनियों के आगमन का क्रम। भारत में कई कंपनियां आई जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, स्पेनिश, डेनिश, फ्रांसीसी, लेकिन मुख्य रूप से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो चार देशों से आते हैं। एक आता है पुर्तगाल से, दूसरा डच अर्थात होलैंड को डच के नाम से जाना जाता था, तीसरा ब्रिटेन से और चौथा आता है फ्रांस से। तो सबसे पहले एक क्रम याद होना चाहिए कि किन क्रम में इन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली जिनका आगमन हुआ था 1498 में और आपको पता है कि कौन आए थे, तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से आए थे और उन्होंने कालीकट बंदरगाह, याद होगा दोस्तों, कालीकट बंदरगाह जो केरला में पड़ता है और वहाँ के राजा थे जमोरियन, उन्होंने भव्य स्वागत भी किया था उनका। तो वही जो बंदरगाह पे पहुँचते हैं तो पहला आगमन किसका हुआ, पुर्तगालियों का। दूसरा आगमन होता है डच का।
ये 1595 में निकलते हैं वहाँ से, यूरोप से खोज के लिए, स्पेशली यूरोपीय क्षेत्र से आते हैं भारतीय क्षेत्र की ओर। और केवल भारत में नहीं, भारत के इंडोनेशिया क्षेत्र आदि में इनकी खोज शुरू हो जाती है। पहले ये इंडोनेशियन क्षेत्र में जाते हैं और फिर आते हैं भारत में। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो बहुत फंसाता है कि कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि डच पहले आए कि अंग्रेज पहले आए। तो आपको ये याद रखना है कि अगले वाले में जब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी की स्थापना भले ही अंग्रेजों की पहली होती है, लेकिन आने वाले क्रम में पहले डच आते हैं, फिर आते हैं अंग्रेज। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंपनियों के आगमन का क्रम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं जो 1595 में आते हैं, फिर आते हैं अंग्रेज जो 1600 में आते हैं, और फिर आते हैं फ्रेंच जो 1664 में आते हैं। तो आसानी से एक क्रम याद हो गया होगा आपको, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांस। तो चारों के एज भी याद अगर आप रखना चाहते तो रख सकते हैं। 1498 में पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर 1595 में जो है वो डच आते हैं, 1600 में जो है ब्रिटेन आते हैं, और 1664 में जो है वो आते हैं फ्रांसीसी। ये था उनके भारत में आने का क्रम। अब आते हैं दूसरी ओर, देखते हैं कंपनी की स्थापना का क्रम। अब क्या होता है कि भारत के साथ व्यापार करने की मंशा बहुत ज़्यादा थी यूरोपियों को, बहुत अधिक लाभ के दृष्टि से भारत के साथ व्यापार उनका स्वाभाविक था। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने कंपनियां बनाई और उन्हें नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुर्तगाल से भारत के लिए व्यापार करेंगे, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो 1498 में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो ये दो चार्ट आपको याद रखने हैं, जिन चार्ट से आने वाले का क्रम और फिर स्थापना का क्रम जुड़ा हुआ है। तो स्थापना के क्रम में जहाँ यहाँ पे एक अंतर दिखता है कि डच ऊपर थे तो वो नीचे आ जाते हैं, अंग्रेज जो नीचे थे वो ऊपर चले जाते हैं। अब आते हैं यहाँ से एक बॉक्स इधर मैंने बनाया है साइड में, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि किन कंपनियों ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापना की है। तो भारत में आने के साथ ही उनका मूल उद्देश्य था व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए वे एक ऐसा स्थल चाहते थे जहाँ से वे अपने व्यापारिक कार्यों को अच्छे ढंग से संचालित कर सके, और उसी को कहा जाता है कोठी। तो व्यापारिक कोठी स्थापना के क्रम में उन्होंने अलग अलग केंद्रों का चयन किया। सबसे पहले आते हैं पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित किया। तो देखिए कुछ कॉमन सेंस यूज करना है, भारत के मैप पे चलना है। चूंकि ये समुद्री मार्ग से आए थे तो जो भी व्यापारिक कोठी स्थापित होंगे वो समुद्री मार्ग के किनारे होंगे, पहला ये दिमाग में रखना है। दूसरा, जिन क्षेत्रों में इनका प्रभुत्व स्टार्टिंग में बढ़ा वहीं स्थापित करेंगे। तो चूंकि केरला में आते हैं सबसे पहले पुर्तगाली, तो पुर्तगाली अपना व्यापारिक केंद्र जो है वो कोची या कोचीन में स्थापित करते हैं। डेट याद रखेंगे 1503। अब कहिएगा कितना डेट याद करवाते हैं, बिल्कुल याद नहीं करना है दोस्तों। यहाँ देखिए 1498 में वो आते हैं, उनका याद कर लेना है कि कितने साल बाद, तो 5 साल बाद उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की कोचीन में। फिर आते हैं 1600 में ब्रिटेन, वो 8 साल बाद स्थापित करते हैं, और कहाँ स्थापित करते हैं, तो गुजरात के सूरत में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन फंसता है, कई बुक आपको लिख के देंगे कि उन्होंने पहले जो फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में फंसते हैं, हम लोग भी कभी कभी फंसा करते थे कि क्या ये सूरत होगा या मसूलीपट्टनम होगा। तो क्या है इसका कहानी। हुआ ये था कि जब ब्रिटेन से जो अधिकारी आए वो पहले गए जहांगीर की दरबार में, जो जहांगीर उस समय व्यापारिक फैक्ट्रियों के संबंध में अनुमोदन दे रहे थे। तो सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री बनाने का जो अनुमोदन है वो 1608 में दे दिया गया। यहाँ पर फैक्ट्री बनने की काम शुरू हो गई, लेकिन इस बात से कुछ ऐसे मैटर उठे जहां पर जहांगीर जो है गुस्सा हो जाते हैं और यह फैक्ट्री बनाने का जो कार्य है उसको रोक दिया जाता है। इस बीच में अंग्रेज मसूलीपट्टनम में जाकर 1611 में फैक्ट्री बना लेते हैं। फिर यहाँ फैक्ट्री बनने के बाद यह जो फैक्ट्री बन रहा था वो 1613 में पूरा होता है। तो यही कहानी है कि 1611 और 1608 के बीच की पहली फैक्ट्री बनाने की जो शुरुआत है वो सूरत में हुई थी, लेकिन जो पूरा हुआ पहले वो हुआ 1611 में मसूलीपट्टनम
मसूलीपट्टनम में, लेकिन 1613 में आकर के फिर से सूरत की जो फैक्ट्री थी उसे पूर्ण रूप से बना लिया गया। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में आपसे ये क्वेश्चन आता है कि पहले अंग्रेजों की फैक्ट्री का प्रारंभ बनाने का कहाँ हुआ, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि सूरत में। और कब? तो 1608 में। 1600 में आए और 1608 में उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे? सूरत में। अब आते हैं डच के संबंध में। तो डच जो थे, जिसे हॉलैंड, नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, वह जो है वो आकर के मसूलीपट्टनम में ही पहला फैक्ट्री बनाते हैं। तो याद रखेंगे 1602 जो आते हैं वो 1605 में 3 वर्ष बाद मसूलीपट्टनम में जा करके जो है अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं। और फ्रेंच का वही याद करना है जो ब्रिटेन का था। तो एज सिंपल सूरत में, और आते हैं 1664 में, 4 साल बाद बनाते हैं सूरत में। तो चलिए याद करते हैं इसको बहुत ही इजी तरीके से, एक क्रम सेट करेंगे। पहला है पुर्तगाल, उसको ले जाना है कहाँ? कोचीन। दूसरा है ब्रिटेन, उसको देना है सूरत। तीसरा है डच, उसको देना है मसूलीपट्टनम। और फिर है चौथा फ्रेंच, फिर उसको देना है सूरत। तो 4 व्यापारिक कंपनियां, 4 व्यापारिक स्थल और 4 कंपनियों के आगमन का क्रम, ये पूरा का पूरा एक होल पैकेज है जहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आपको ये एक ऐसा डाटाबेस तैयार होना चाहिए कंप्यूटराइज आपके दिमाग में कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपकी आंखें बड़ी हो जाने की चाहिए कि 1 नंबर तो मुझे मिल गया दोस्तों। तो बस यही खुशी व्यक्त करना है इसको पढ़ने के बाद। अब आते हैं अगले समझ की ओर कि क्या हुआ, ये व्यापारिक कंपनियां कैसे आई, क्या हुआ। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली कंपनी के संबंध में जो भारत में आते हैं। कुछ बेसिक जानकारी तो हम लोगों ने देख ही ली कि अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत के क्षेत्र में यूरोप से आए थे पुर्तगाली, और जब ये आते हैं तो इसी मार्ग को नाम दिया गया है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इस केप ऑफ गुड होप मार्ग से ही वास्को डी गामा भारत के लिए आए थे और कालीकट बंदरगाह पर आकर के उन्होंने अपने भारत में आने का संदेश दिया। और वहाँ के एक स्थानीय राजा थे जिनका नाम था जमोरियन, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया और बड़ी संख्या में यहाँ से वे मसाले और कपड़े ये सब ले करके वापस जाते हैं पुनः पुर्तगाल में। पुर्तगाल में ले जा करके जब वो बेचते हैं तो कहा जाता है कि बेचने के बाद सारे खर्चे अगर निकाल दिए जाए तो खर्च निकालने के बाद भी उनका जो मुनाफा था वो 60 गुना था। तो ये जो मुनाफा दिखा ये काफ़ी रोचक रहा। नतीजा ये हुआ कि 1500 ईस्वी में वहाँ पुर्तगाल से एक और समूह आया जो पेड्रो अल्बरेज के नेतृत्व में आया। तो पहला जो 1498 में आता है वो वास्को डी गामा आते हैं और 1500 में आते हैं पेड्रो अल्बरेज, ये भी पुर्तगाल के ही हैं। ये भी आते हैं, यहाँ व्यापार करते हैं और वहाँ से ढेर सारे वस्तु को लेके जाते हैं। पुनः 1502 में फिर से आ जाते हैं वास्को, और इस प्रकार से पुनः जो है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं और यहाँ पे व्यापार संचालित करते हैं। ये जो लाभ कमा करके दिखाया हमारे वास्को डी गामा ने और पेड्रो अल्बरेज ने, ये चीज़ें क्या तय करती हैं? ये तय करती हैं पुर्तगाल का इतिहास। पुर्तगाल के सरकार द्वारा वहाँ के जो राजशाही व्यवस्था थी, उस राजशाही व्यवस्था ने क्या किया कि कंपनी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ से वायसराय नियुक्त करके भेजना शुरू कर दिया। और उन्हीं वायसराय के नेतृत्व में आप देखते हैं कि पहली कोचीन फैक्ट्री स्थापित हो रही है, फिर अन्य फैक्ट्रियां स्थापित हो रही है। अलग अलग क्षेत्र जैसे पढ़े होंगे आपकी, पुर्तगालियों का कब्जा गोवा, दमनदीप आदि क्षेत्र में था, तो वो बढ़ने लगता है। इससे पहले मैं एक और चीज़ पुर्तगाल के बारे में बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि वहाँ के एक राजा थे प्रिंस हेनरी, नाम याद रखेंगे दोस्तों, प्रिंस हेनरी। इन्हें द नेविगेटर नाम दिया जाता था क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में जो है, इन्हीं के कहने पे बड़ी संख्या में जो है वह जो है विश्व अभियान चलाया गया ताकि नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की जा सके। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में ही वैश्विक खोजों को बढ़ावा दिया गया और उन्हीं खोजों का देन था कि भारत को भी खोजा गया।
पहली बात तो एक बात और मैं बता दूं दोस्तों कि कई बार हम लोग भी ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा में। तो पहली बात तो ये भी होती है कि खोजा उसे जाता है जो गुम हो गया हो, तो भारत कोई गुम हुआ चीज़ नहीं था, और ये खोज ऐसे ही वर्ड यूज कर लेते हैं। वास्तव में ये है कि भारत का इतिहास जो है वो 5000 साल पुराना है, और सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत रोमन सभ्यता से परिचित रहे हैं। ऐसे में ये भारत की खोज जो है वो कहना गलत होता है, लेकिन चूंकि ये समुद्री मार्ग से यहाँ तक आए थे, अफ्रीका के पार करके केप ऑफ गुड होप के मार्ग से, इसीलिए ये वर्ड यूज कर लिया जाता है कि खोज की गई थी। तो चलिए दोस्तों, प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में ये सब शुरू हुआ। अब हम लोग आएंगे उस पोर्शन पे जहां पुर्तगाल के 2-3 वायसराय आए जिनके नेतृत्व में भारत में कुछ कार्य किए गए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पुर्तगाल पे आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल में आए फ्रांसो द अल्मीडा, इसको अल्मेडा भी कहा जाता है। ये 1505 में आते हैं और 1509 तक भारत में रुकते हैं। अल्मीडा जो थे वो एक पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में आए, और अल्मीडा के ही नेतृत्व में भारत में जो है वो पुर्तगाली कंपनियों का विकास प्रारंभ होता है। इन्हें भारत में प्रथम वायसराय या गवर्नर कहा जाता है। किसका? पुर्तगाल का। और इसने एक बहुत ही अलग तरह की नीति चलाई थी भारत में पहली बार, उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब कहिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? तो वास्तव में पुर्तगालियों का एक सपना था या एक अभियान था कि जो हिंद महासागर का महासागरीय क्षेत्र है उस पर पूरी तरह से उनके जहाजी बेड़ों का कब्जा हो जाए और उस क्षेत्र से होने वाला व्यापार पूर्णतः उसके नियंत्रण में हो जाए। इसी पॉलिसी को नाम दिया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो आप याद रखेंगे कि पुर्तगालियों के पहले जो है वो वायसराय या गवर्नर कौन थे? तो अल्मीडा थे। और उनके नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया गया था। और भारत में टिकने पर जोर दिया गया। हिंद महासागर पर पूरी तरह से पुर्तगालियों का एक वर्चस्व सा बनने लगा। इस वर्चस्व को काफी बाद में तोड़ता है डच और ब्रिटेन जैसे देश। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे जो गवर्नर आते हैं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 में आते हैं और 1515 तक भारत में रुकते हैं। अल्बुकर्क से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्बुकर्क ने भारत में आकर के भारत के क्षेत्रों को जीता। जैसे गोवा को पहली बार किसके नेतृत्व में जीता गया था? तो अल्बुकर्क के नेतृत्व में जीता गया था। तो ये इसके लंबे चौड़े पूरे नाम है, आप टाइटल याद रखें ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स आसानी से सॉल्व हो सके। ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रखना है, बट उन चीज़ों को हमेशा याद रखना है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अल्मीडा से बस 2 पॉइंट याद रखना है, प्रथम वायसराय और ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। अल्बुकर्क से 2-3 पॉइंट याद रखना है कि इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तव में भारत में आकर के पुर्तगालियों की स्थापना को श्रेय दिया जाए कि किसने अच्छे ढंग से पुर्तगालियों की स्थिति को सुधार दिया, तो वो थे अल्बुकर्क। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक की श्रेणी दी जा सकती है। अगर सीधे संस्थापक पूछे तो अल्मीडा भी होगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क थे। उन्होंने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। कोचीन, वही कोचीन जहां पर पहली फैक्ट्री बनाई गई थी पुर्तगालियों द्वारा। तो कोचीन को उन्होंने राजधानी बनाया, और राजधानी बनाने के बाद उसने कुछ अभियान चलाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है 1510 का बीजापुर का अभियान, जहां बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, और इस आदिल शाह से उन्होंने जीता था गोवा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा जमाया था। कब्जा किससे छीन करके जमाया था? आदिल शाह से। किसके नेतृत्व में? अल्बुकर्क के नेतृत्व में। और यहाँ से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे, इस गोवा पर अधिकार छोड़ते हैं भारत के आज़ादी के बाद 1961 में। तो भारत में आने वाला सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाला
यूरोपीय पुर्तगाली 1510 में गोवा पे अधिकार करता है। वो आज़ाद कब होता है? 1961 में जाकर के। अल्बुकर्क ने भी भारत में अपने पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। इसने एक अलग तरह की पॉलिसी चलाई। जहां इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, यहां इसने एक विवाह नीति चलाई। पुर्तगालियों की बस्ती बसाई गई और पुर्तगालियों का विवाह भारतीय महिलाओं से कराने का प्रयास किया गया। इससे क्या होता था कि वो भारतीय उन्हें अपना समझने लगते थे और एक नया कल्चर, जो पुर्तगाली कल्चर, भारत में मिक्स होकर के अपने स्थिति को और मजबूत बना सके। इस पुर्तगाली अभियान के दौरान एक वर्ड यूज किया जाता है 3G। अब ये मोबाइल सिम वाला 3G नहीं है, ये 3G है गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। ये गोल्ड और ग्लोरी में क्या है दोस्तों कि इनका अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? गॉड से मतलब है वो ईसाई धर्म का भारत में प्रचार करना चाहते थे। गोल्ड आर्थिक संपत्ति की चाह रखते थे और ग्लोरी पूरे यूरोप में यह एक ऐसा समय था कि एक दूसरे में प्रतिष्ठा अर्जित करने की होड़ मची थी। जहां ब्रिटेन चाहता था कि मेरी ख्याति बढ़े, वहीं पुर्तगाल चाहता था कि मेरी ख्याति बढ़े। तो पूरा एक गोल्ड और ग्लोरी का जो है ये पूरा 3G पैकेज था जिसके लिए ये लोग आए थे और उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे अल्बुकर्क जो थे उन्होंने क्या चलाया था? तो विवाह नीति चलाया था। अब आते हैं तीसरे वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में, जहां से एक दो क्वेश्चन अन्य भी आ सकते हैं। तीसरे वायसराय थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो थे वो तीसरे गवर्नर जनरल के रूप में काम करने लगे। किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए। और इनके समय एक दो घटनाएं हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। उन्होंने क्या किया, जो गोवा अल्बुकर्क ने जीत के पुर्तगालियों को सौंपा था, उसी गोवा को उन्होंने कार्यालय क्षेत्र और राजधानी क्षेत्र बनाया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको क्लोज हैं। एक पूछेगा कि गोवा को किसने पुर्तगालियों के कब्जे में लाया? तो कब्जे में लाने का श्रेय होता है अल्बुकर्क को, जिसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से जीता था। और दूसरा आएगा कि गोवा को राजधानी के रूप में किसने बनाया? तो नीनो डी कुन्हा वे थे जिन्होंने गोवा को राजधानी के रूप में, पुर्तगालियों के राजधानी के रूप में विकसित किया और वो 1961 तक उनका मूल केंद्र भारत में बना रह गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इन्हीं के समय 1535 और 1559 दो याद रखेंगे। 35 में दीव और 59 में दमन, ये दोनों को भी जीत करके पुर्तगाली क्षेत्र में मिला लिया गया। और आप जानते ही होंगे कि गोवा के साथ दमन द्वीप भी 1961 तक पुर्तगाल का हिस्सा रहे। तो ये था पुर्तगालियों का राजनीतिक क्रम। लेकिन जैसे ही डच, फ्रांसीसी, ब्रिटेन आदि आ जाते हैं भारत में, पुर्तगालियों की सत्ता कमजोर पड़ने लगती है। तो यहाँ पर ये था उनका राजनीतिक इतिहास, जहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं। एक दो और उनसे जुड़े ऑब्जेक्टिव आप याद रख सकते हैं। जैसे भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की शुरुआत पुर्तगालियों के माध्यम से हुई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव बेस पे आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे फल और अनाज थे जो स्पेशली पुर्तगाली भारत में लेके आए और उन्हीं के कल्चर को देखते हुए भारत में उसका खेती शुरू होता है। जैसे अनानास की खेती, गन्ना की खेती, पपीते की खेती। ये ऐसे फ्रूट्स थे जो पहले भारत उनसे परिचित नहीं था अच्छे से, और वहां से आने के बाद अच्छे से परिचित होते हैं और उनकी खेती होने लगती है। तो पुर्तगालियों का भारत में आना इन संदर्भों में विशेष हो जाता है और यहां से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन्हें आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ लें। जैसे ही ये चैप्टर का दूसरा पार्ट भी आएगा और इसके खत्म होगा तो मैं एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी डालूंगा जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव हम लोग होल कवर करेंगे। अब आते हैं हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कि पहले जो पुर्तगाली आए उनके विषय में पढ़ा, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं डच के संबंध में।
डच जिसे हॉलैंड और नीदरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इस डचों ने भी भारत पर भारतीय क्षेत्र में आने का एक सिलसिला शुरू किया। आपको पढ़ना होगा 1595-96 में भारत की ओर वे आते हैं और उनके नेतृत्वकर्ता थे कॉर्नेलियस हाउटमैन। कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों ने भारत की ओर अर्थात पूर्वी एशिया अर्थात यहाँ यूरोप से पूर्वी एशिया की ओर ये जो अभियान लेकर के आते हैं। सबसे पहले डच जाते हैं इंडोनेशिया क्षेत्र में और इस इंडोनेशियन क्षेत्र में जाकर के मसाला का व्यापार शुरू करते हैं। चूंकि क्या था कि जो बर्फीले क्षेत्र हैं यूरोप, और बर्फीले क्षेत्रों में जब जाड़े के दिनों में भोजन की किल्लत होती थी तो यहाँ से जो पेपर सॉल्ट जाता था, काली मिर्च जाती थी, मसाले जाते थे, वो चिकन और मटन पर लगा करके खाए जाते थे। तो जाड़े के दिनों में यहाँ बहुत डिमांड होती थी स्पेशली मसालों की। तो जब डच आए तो डच पहले गए इंडोनेशियन क्षेत्र में, फिर वहाँ से इंडोनेशियन क्षेत्र के साथ साथ वे भारत में आते हैं। यही कारण है कि यहाँ आपने पढ़ा था कि अंग्रेजों से पहले कौन आते हैं, डच आते हैं। भारत में आकर के उन्होंने शुरू किया वस्त्र का व्यापार। कहा जाता है कि जहां एक तरफ पुर्तगालियों ने भारत के मसालों को पहचान दी जाकर के यूरोप में, वहीं डचों ने भारतीय कपड़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी मसालों की तुलना में। इसका कारण ये था कि वे मसाले काफ़ी हद तक इंडोनेशियन क्षेत्र से भी प्राप्त करते थे। उन्होंने भारत के सूती वस्त्र और अन्य वस्त्रों को अर्थात कपड़े के व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता दी और यहाँ से कपड़े ले जा करके यूरोपीय बाजार में बेचना शुरू किया। ढेर सारे मुनाफे प्राप्त हुए और यही मुनाफों का देन था कि भारतीय शासकों ने भी प्रारंभिक दौर में जितने भी यूरोपियन कंपनी आए उनको सपोर्ट किया, उन्हें कंपनी बनाने की इजाज़त दी, यहाँ तक कि उनके कंपनियों को भी सपोर्ट किया। लेकिन जब बाद में यह महसूस होने लगता है भारतीय शासकों को कि वास्तव में जो ब्रिटिश कंपनियां हैं उनका उद्देश्य केवल व्यापार नहीं है बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी है, तब होता है शुरू संघर्ष का दौर। और तब पढ़ने को मिलेगा 1757 की क्रांति, जिसमें प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। तो वो वीडियोस हम लोग आगे लेके आएंगे। तो डच के टाइम में कपड़े के व्यापार को अधिक प्रधानता मिली। डच के संबंध में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे क्या होता है, एक घटना होती है जिससे क्वेश्चन आता है, वो है 1759 की घटना। 1759 की घटना जानी जाती है वेदरा का युद्ध। इसको कहीं वेडरा का युद्ध भी लिखा जाता है, कहीं वेदरा का युद्ध लिखा जाता है। ये बंगाल क्षेत्र में एक जगह था जहाँ पर डचों और ब्रिटेन के बीच में एक संघर्ष हुआ, जिसमें डचों की पराजय हो गई और यह साबित हो गया कि डच भारत में लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं और लगभग भारत से उनका बोरिया बिस्तर समाप्त कर दिया गया। और फिर अंग्रेज आगे बढ़ते चले गए और फिर हम लोग पढ़ेंगे 1760 में कैसे वांडीवास का होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है डच के संबंध में कि वेदरा का युद्ध जो बंगाल में हुआ उसमें क्या हुआ, डचों का पूर्णतः पराजय हो गया और अंग्रेजों ने उन्हें वापस भेज दिया। तो हमने आज 2 चैप्टर पढ़े, पुर्तगाल से संबंधित, डच से संबंधित और यह इतिहास के प्रारंभ के बेसिक से संबंधित। हम लोगों को क्या पढ़ना है और हमने कल क्या पढ़ा था जो आज हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले याद ये रखना है कि यूरोपियन क्षेत्र में जब व्यापारिक होड़ मचती है तो भारत के क्षेत्र में कई कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से अफ्रीका को क्रॉस करते हुए समुद्री मार्ग से आते हैं और इन्हें ही नाम दिया गया एक तरह से व्यापारिक होड़। और इस क्रम में यूरोप के कई कंपनियों ने भारतीय क्षेत्र की ओर व्यापारिक उद्देश्यों से ललाहित होकर के यहाँ पर आए। शुरू में भारतीय राजाओं ने भी उनको सपोर्ट किया। इसका मूल कारण ये था कि ये भारत में आकर भारतीय वस्तु खरीदते थे और ले जाकर के यूरोप में बेचते थे। इससे कई गुना मुनाफा होता था। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था कि वास्को डी गामा ने ऐसा किया था तो उसे 60 गुना मुनाफा का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से कंपनियों को यानी व्यापारियों को भी लाभ होता था और भारत में जो वस्तुएं थी वो तेजी से बिकते थे और बिकने के कारण जो राजस्व वसूली हमारे राजाओं को होती थी वो बढ़ गई थी। तो निश्चित रूप से भारत के राजाओं ने उन्हें सपोर्ट किया और यह व्यापारिक कंपनियां आगे बढ़ने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन व्यापारी को ये एहसास हो रहा था कि हम यहाँ ज़्यादा मूल्य चुकाकर यहाँ से वस्तु ले जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर
कर वह धीरे धीरे यहाँ पर अपना सत्ता स्थापित करने लगे, ताकि यहाँ से हम कम मूल्य पर वस्तु ले जाएं और यूरोप में बेचें, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके। आपको पता ही होगा कि व्यापार का मूल उद्देश्य ही होता है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। तो ऐसे में ये इन व्यापारी कंपनियों ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया और धीरे धीरे करके सारी सत्ता को अपने कब्जे में लेने का प्रयत्न किया। इस क्रम में जितनी यूरोपियन कंपनी थी उनके मध्य संघर्ष भी देखने को मिलता है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि डच और अंग्रेजों के मध्य एक संघर्ष होता है, वेदरा का युद्ध, जहां पर डचों का सफाया हो जाता है। फिर उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। तो वे कंपनियां जो यूरोप से भारत आई थी व्यापार करने, उनमें हम लोगों ने स्पेशली पुर्तगाल और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स जहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं उन्हें पढ़ लिया था। दूसरा डच, उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग मुख्य दो के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजी कंपनी और फ्रांस की कंपनी। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन रहे, इन दोनों से जुड़े हुए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव देखते देखते ही याद हो जाएंगे। आते हैं सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी की ओर। अंग्रेजी कंपनी की ओर सबसे एक प्रमुख पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि 31 दिसंबर, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1600 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा, खास करके अंग्रेज की महारानी थी उस समय एलिजाबेथ प्रथम, नाम याद रखेंगे आप लोग, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो है एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका मूल उद्देश्य था पूर्वी भाग में जाकर व्यापार करना, और पूर्वी भाग अर्थात भारतीय क्षेत्र में व्यापार करना। हालांकि इस समय इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हुआ करता था, कंपनी का नाम 1833 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। हालांकि इससे पहले भी ये व्यापार करने भारत में आते थे, तो पूर्वी भारत या पूर्वी क्षेत्र के लिए ही यह व्यापारी कंपनी बनाई गई थी। इस व्यापारी कंपनी को भारत के क्षेत्र में आकर व्यापार करने का आदेश जारी 1600 ईस्वी में हुआ, और जारी किसने किया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ये दोनों ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अब जिस समय यहाँ कंपनी की स्थापना हो रही है, भारत में क्या स्थिति है? तो भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था और सत्ता पर काबिज थे अकबर महान, जिसे अकबर महान के रूप में आपने पढ़ा भी होगा। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत के शासक कौन थे? तो भारत के शासक थे, अर्थात मुगल वंश के शासक थे अकबर। लेकिन जब ये कंपनी आना शुरू करती है और भारत में व्यापार जमाना शुरू करती है, तो इसका आकार बदल जाता है। तो प्रारंभ में जब ये कंपनी स्थापित हुई और उसे भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का फरमान दिया गया, यानी वह अवधि जिस अवधि तक वो जाकर के व्यापार कर सकते थे। फिर धीरे धीरे कंपनी की अवधि को बढ़ाया जाता रहा और वे व्यापार काल बढ़ता रहा। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि कंपनी की स्थापना के समय भारत में शासक कौन थे। फिर क्या होता है कि 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, और एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जो शासक बनते हैं ब्रिटेन में, उनका नाम था जेम्स प्रथम। अब जेम्स प्रथम इस कंपनी को आगे बढ़ाने का टारगेट लेते हैं, और इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उनका पहला प्रयास क्या रहता है? तो वो अपने एक दूत को भेजते हैं भारत, और उस दूत का नाम आपने सुना होगा, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 में मुगल वंश के दरबार में पहुंचता है, और चूंकि इन्हें अभी तक पता था कि अकबर ही वहां के शासक है, तो वो अकबर के नाम से ही ये अपना फरमान लेकर के पहुंचते हैं दरबार में। तो क्वेश्चन एक आता है कि कैप्टन हॉकिंस किसका फरमान लेकर के पहुंचे थे? तो जेम्स प्रथम की ओर से आए थे और अकबर के नाम से संदेशा लेके आए थे। लेकिन चूंकि 1605 में और अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ के शासक चेंज हो गए थे, जिसका नाम था जहांगीर। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचे? तो जहांगीर के। चले थे किसके दरबार में आने के लिए? अकबर के। फरमान किसके नाम से लेके आए थे? अकबर के। किसको भेजा गया था
किसने भेजा था? तो जेम्स प्रथम, जो उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे। तो इस तरह से ये एक पूरी सिलसिला चल पड़ी थी। और फिर कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि 1608 वह ईस्वी जब फरमान के तहत सूरत में फैक्ट्री बनाने का जो एक जहांगीर के द्वारा आदेश जो है वो जारी कर दिया जाता है और 1608 में पहली फैक्ट्री सूरत में बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही 1611 में पहली फैक्ट्री तैयार हो जाती है, जो है मसूलीपट्टम की। ये मैंने कल बताया है आपको। फिर 1613 में यही सूरत की फैक्ट्री जा करके बन करके तैयार होती है। तो हालांकि पहला सूरत फैक्ट्री जो है वो पहला यही था और तैयार होने वाला पहला फैक्ट्री था मसूलीपट्टम। इस तरह से ये कंपनी का भारत में आकर के स्थिर होने का चरण रहा। और दो आपको याद रखने हैं ये दूत के संबंध में जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है शुरुआती दौर के। एक आते हैं कैप्टन हॉकिंस 1608 में, यह भी आते हैं जहांगीर के दरबार में। और एक आपको याद रखना है सर टॉमस रो। ये सर टॉमस रो आते हैं 1615 ईस्वी में, ये भी आते हैं जहांगीर के दरबार में। ये दोनों कंपनी के संबंध में कुछ विशेष रियायत लेने आते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये दूत क्या होते हैं, तो दूत वास्तव में होते थे कि एक देश से दूसरे देश में संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भेजे जाते थे और वो जाकर के वहाँ पर जो है अपने देश की स्थितियों के अनुसार और कंपनी की स्थितियों के अनुसार बातें रखते थे और वहाँ से सुविधाएं प्राप्त करते थे। आज भी इस तरह की व्यवस्था चलती है और आप सुनते ही होंगे कि राजदूत वगैरह एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती हैं। तो लगभग सिमिलर पैटर्न उस समय था। तो ये दूत वहाँ से ब्रिटेन से आते हैं, जहांगीर के दरबार में जाते हैं कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। दोनों का डेट याद रखेंगे। कैप्टन हॉकिंस जाते हैं 1608 में और टॉमस रो जाते हैं 1615 में। और इन दोनों के द्वारा कई रियायतें वहां प्राप्त की जाती है और इस प्रकार से ब्रिटेन की स्थिति भारत में मजबूत होनी शुरू हो जाती है। अब आते हैं कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। शुरुआती दौर में ब्रिटेन को अस्थायित्व होने के लिए कई तरह से समस्याएं भी रहीं कि उन्हें अपने यूरोपीय कंपनियों के सामने एक तरह से प्रतियोगिता करनी पड़ रही थी। उसके लिए एक बहुत ही बेहतर क्षण तब आता है जब 1632 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों 1632, याद रखना बहुत आसान है, 16 × 2 32। तो 1632 ईस्वी में वे गोलकुंडा, जानते होंगे साउथ इंडिया में गोलकुंडा के शासक से एक प्रकार से सुनहरा फरमान प्राप्त करते हैं। ये सुनहरा फरमान क्या था, ये क्वेश्चन आता है। यह सुनहरा फरमान वो था कि जब गोलकुंडा में जाकर के ब्रिटेन को गोलकुंडा में फ्री व्यापार करने का एक आदेश प्राप्त हो जाता है। यह उनके लिए पहला कदम था जब उन्हें भारत में फ्री व्यापार मिलता है। हालांकि आपको पता होगा कि प्रारंभ में वे टैक्स चुकाते थे, वस्तु खरीदते थे, लेके जाके बेचते थे, लेकिन अगर व्यापार के क्रम में पहला उनको फ्री ट्रेड का अवसर अगर भारत में कहीं मिला था, हालांकि इसके बदले में उन्होंने कुछ मूल्य भी चुकाए थे गोलकुंडा को, तो ये कहा जाता है सुनहरा फरमान गोलकुंडा द्वारा दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि इस दृष्टि से ये फरमान संबंध में आता है 1717 में। ये दो आपको याद रखना है, एक 1632 वाला और एक 1717 वाला। 1717 में उस समय मुगल वंश के सबसे कमजोर शासकों का दौर शुरू हो चुका था, जिसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इस समय वहां के शासक थे फर्रुख सियर के दरबार में पहुंचते हैं ब्रिटेन के एक दूत जिसका नाम था जॉन सरमन। याद रखेंगे दोस्तों, वहां हमने दो देखे थे, कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। एक यहां से पूछेगा जो फर्रुख सियर के दरबार में जाते हैं और फर्रुख सियर से विशेष रियायत लेना चाहते हैं व्यापार के संबंध में, और होता भी ये है कि वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं और एक फरमान जारी कर दिया जाता है फर्रुख सियर द्वारा। क्या था उस फरमान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट ये था कि 3000 रुपए वार्षिक कर लेकर के
मुगलों ने बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। याद रखेंगे, 3,000 रुपये लेकर के मुगलों ने बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया और 10,000 वार्षिक कर लेकर के सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया। और साथ ही साथ जो बम्बई क्षेत्र में जो सिक्के वगैरह अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे थे, उन सिक्कों को पूरे भारत में चलाने की परमिशन दे दी गई। यह एक विशेष प्रकार का रियायत था जो अभी तक किसी भी यूरोपियन कंपनी को भारत में नहीं प्राप्त हुआ था। मुगलों द्वारा दिया गया यह विशेष रियायत ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और इसे आप बहुत ही हद तक जानिएगा कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो अधिकार पत्र होता है। तो यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह एक मैग्ना कार्टा के रूप में साबित हुआ। और क्वेश्चन भी आता है, यूरोपीय कंपनी का कौन सा आदेश मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो वह है फर्रुखसियर का आदेश। कब दिया था? 1717 में। और इसके तहत कौन कौन से मुख्य पॉइंट थे, तो आप याद रख सकते हैं। बंबई में के जो सिक्के थे वे पूरे भारत में चल सकते थे। तो इस तरह से ये प्रमुख आदेश थे और इसी आदेश को कहा जाता है ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक सुनहरा फरमान कब मिला और एक ब्रिटिश कंपनियों को मैग्ना कार्टा कब मिला। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन की स्थिति सुधारने में एक घटना का बड़ा ही योगदान रहा। एक तरफ ब्रिटिश कंपनी भारत में आगे बढ़ रही थी, दूसरी तरफ पुर्तगाली कंपनी आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान यूरोप के संबंधों ने भारत में भी तय कर दिया कि आगे चल कर के क्या होने वाला है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हो जाता है और नतीजा ये होता है कि इन दोनों के संबंध वहाँ मजबूत होते हैं और उसका असर भारत में देखने को मिल जाता है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, याद रखेंगे दोस्तों, पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम था कैथरीन, ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय। दोनों का विवाह होता है 1661 ईस्वी में। परिणाम स्वरूप जो बम्बई क्षेत्र भारत का पुर्तगाल के नियंत्रण क्षेत्र में था, उसे दहेज स्वरूप ब्रिटेन के राजा को दे दिया जाता है। आज भले ही यह हम लोगों को एक अटपटा लगता हो कि भारतीय क्षेत्र को यूरोपीय दहेज में भी दिया करते थे, लेकिन ऐसी घटना है और आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह हुआ। परिणाम स्वरूप जो बम्बई क्षेत्र था भारत का, उसे दहेज स्वरूप एक ब्रिटिश को सौंप दिया गया, अर्थात इंग्लैंड को दे दिया गया। अब क्या होता है, इंग्लैंड इसे लेकर के कुछ वार्षिक करों के माध्यम से इसे कंपनी को सौंप देते हैं ताकि कंपनी यहाँ से व्यापार को आगे बढ़ा सके और अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। इसके संबंध में आपको याद ये रखना है कि 1668 इसके कुछ वर्षों बाद ही उन्होंने इसे व्यापार के लिए दे दिया था। 1668 में 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को बंबई दे दिया गया। तो याद रखना है, 1661 में विवाह हुआ, बंबई दहेज स्वरूप ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ। ब्रिटेन के राजा ने उसे 7 वर्षों बाद 1668 ईस्वी में 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को बंबई सौंप दिया और उसे वहां व्यापार करने की खुली छूट दे दी। और इस प्रकार से भारत में धीरे धीरे करके ब्रिटेन की स्थिति मजबूत होती जा रही थी। लेकिन इस दौरान जहां हमने देखा कि अकबर के टाइम में क्या हो रहा था, जहांगीर के समय क्या स्थिति थी, फर्रुखसियर के समय क्या स्थिति थी, एक और आते हैं मुगल शासक जिसके समय संबंध खटास में पड़ जाते हैं। वह कोई और शासक नहीं था, आपने नाम सुना होगा औरंगजेब का।
औरंगजेब के समय क्या होता है दोस्तों, औरंगजेब के समय ब्रिटिश हुगली नदी क्षेत्र में अपना प्रभाव बना रहे थे। साथ ही साथ जो समुद्री तट पश्चिमी भारत का था, बंबई आदि क्षेत्रों में, वहां मुगलों के जहाज पर नियंत्रण स्थापित करने लगे थे। इस बात से औरंगजेब काफ़ी दुखी थे और उन्होंने अंग्रेजों से साथ युद्ध करने का निर्णय लिया और अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर कर दिया था हुगली क्षेत्र से। लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चला और 1688 में औरंगजेब का सामना सर जॉन चाइल्ड, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, सर जॉन चाइल्ड के साथ एक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में सर जॉन चाइल्ड पराजित हो जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक संधि होती है और संधि के तहत पुनः अंग्रेजों ने यहाँ भारत में रुकने का जो है उनका फरमान जो है वो बचा रह जाता है और कुछ बदले में वे जो है जुर्माना भर देते हैं। तो इस जुर्माना भरने के बाद ही इस सर जॉन चाइल्ड को रुकने का आदेश मिल जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, वे ब्रिटिश शासक जिसका सामना अंग्रेज से हुआ था और उसे भागने पर विवश कर दिया गया था, तो वो थे सर जॉन चाइल्ड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक इतिहास था कि कैसे आकर के ब्रिटिश कंपनी भारत में स्टेबल होने लगती है। अब हम देखते हैं कुछ और पार्ट जो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये देखें दक्षिण भारत का मैप है, तो इस दक्षिण भारत के मैप के क्षेत्र में ये मद्रास क्षेत्र था जहाँ पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ये बंगाल के कलकत्ता क्षेत्र था जहाँ पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित था। ये बम्बई क्षेत्र था जो दहेज में उन्हें प्राप्त हुआ था और ये स्थापना का केंद्र बन चुका था। तो ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र थे जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने अपने प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया। और आप पढ़े होंगे कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी थे ब्रिटेन के, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। इन कुछ जगहों पर उन्होंने कुछ किले बनवाए जिनके वे नाम देते हैं और कई बार उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसमें याद आपको ये रखना है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी प्रथम प्रेसिडेंसी था और इसके जो हेड बनाए गए थे वह आयर बनाए गए थे। आयर को बनाया गया था कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेड। चलिए याद करते हैं इस चार्ट को, जिसमें है कुछ फोर्ट जो किले बनाए गए थे वहाँ पे, और वो किले कहाँ बनाए गए थे, इससे क्वेश्चन पूछता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखेंगे दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला था वो बनाया गया था मद्रास में। फोर्ट विलियम बनाया गया था कलकत्ता में, और एक है और फोर्ट लुई जो बनाया गया था पांडिचेरी में, जिसे अभी पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 ही याद रखना है किले, स्पेशली जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, किलेबंदी की गई थी अपने क्षेत्र की, उसी को नाम दिया गया है। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में और फोर्ट लुई जो है वो पांडिचेरी में। तो इस प्रकार भारत में बढ़ते क्रम में उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। 2 कंपनियां आई थी, डेनमार्क और स्वीडन की वो, और फ्रांस की जो कंपनी आई थी वो, उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ फ्रांस की कंपनी और ब्रिटेन के मध्य जो संघर्ष हुआ था, जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ बॉक्स में लिखे हैं, इसे देख लेते हैं। एक कंपनी आई थी जिसका नाम था डेनिश कंपनी, जिसको डेनमार्क के देश के नाम से जानते हैं। ये कंपनी 1616 में भारत आई थी, याद रखेंगे 1616 में भारत आई थी। और इन्होंने पहली फैक्ट्री जो है भारत में आकर के तंजौर, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में, वहाँ पे इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी। तो आपको याद हो गया होगा आसानी से कि डेनमार्क जो है वो कब आई थी, तो 1616 में आई थी और इन्होंने पहली फैक्ट्री तंजौर में बनाई थी। और ये जो स्वीडिश कंपनी है ये सबसे बाद में आई थी। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे जो बाद में कंपनी आई थी वो कौन थी, तो स्वीडिश कंपनी थी जो 1731 में आई थी। और ये भारत के क्षेत्र में कम व्यापार की थी, ये बेसिकली ज़्यादा चीन से जुड़े हुए थे, तो इसकी फैक्ट्री वगैरह नहीं पूछते हैं। तो आप इस 2 टेबल को भी अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि ये 2 कंपनियां भी साथ में रही। अब आते हैं हम लोग फ्रांस की कंपनी के संबंध में पढ़ते हैं। तो
तो फ्रांस की कंपनी के संबंध में क्या पढ़ना है कि फ्रांस में भी राजशाही व्यवस्था चल रही थी और उस समय फ्रांस में जो शासक थे वे थे लुई 14वां। लुई 14वां जब शासन कर रहे थे तो लुई 14वां के शासन काल में ही आपने पढ़ा था कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई और फ्रांसीसी कंपनी को दिया गया व्यापार का न्योता अर्थात व्यापार करने की इजाज़त भारतीय क्षेत्रों में। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, हालांकि यह हमने आपको पहले वीडियो में भी याद कराया था कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होती है, तो 1664 में। वे आते हैं भारत में व्यापार करने के लिए और भारत में आकर के 1668 में बनाते हैं अपनी प्रथम फैक्ट्री। और आपको मैंने बताया था कि फैक्ट्री उन्होंने वहीं बनाया था जहां ब्रिटेन ने पहला बनाया था, तो कहां, सूरत में। अब इनके कुछ फैक्ट्री और कुछ शहर जहां पर इनका नेतृत्व हो गया, कब्जा हो गया, उसको आपको याद रखना है कि कहां कहां उन्होंने कब्जा किया था। जैसे 1668 में उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई, फिर उसके अगले ही वर्ष 1669 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया। तो आपका दूसरी फैक्ट्री कहाँ हो गई, मसूलीपट्टनम में। और याद होगा कि ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया था कि पहली फैक्ट्री सूरत और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, बस डेट अंतर था, वो 1608 और 1611 था, ये 1668 और 1669 है। तो डेट वगैरह को थोड़ा एक दो बार पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, इतना कुछ प्रेशर नहीं लीजिएगा और थोड़ा सा एक बार ऐसे जोड़ के याद कीजिएगा। तो ये शुरुआती दो फैक्ट्रियाँ उनकी रहे, फिर वो धीरे धीरे करके भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं। जैसे 1673 यहाँ वो कब्जा करते हैं, पांडिचेरी के क्षेत्र पर उनका अधिकार हो जाता है, और जो कि बाद में जाने जाने तक यहाँ अधिकार बना रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़े होंगे कि 1954 में पांडिचेरी पर से नियंत्रण हटता है फ्रांस का और वह आता है भारत के कब्जे में। तो ये पांडिचेरी पे जो वो 1673 में कब्जा बनाते हैं वह कब तक बना रह जाता है, 1954 तक बना रह जाता है। फिर जस्ट इसके अगले साल यहाँ 1673 फिर 1674 एक जगह है चंद्रनगर साउथ में, वहाँ पे इनका कब्जा हो जाता है और यहाँ पर भी उनका नियंत्रण बना रहता है। दो अन्य क्षेत्र भी याद रख सकते हैं जो उनके नेतृत्व में आ गया था, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, माही और कारिकल। वर्तमान में जो आप पुदुचेरी का जो केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, इन्हीं सभी को मिला करके बनाया गया एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले फ्रांस के नियंत्रण में हुआ करते थे। तो चलिए ये देखते हैं कि कैसे फ्रांसीसियों ने यहाँ आकर धीरे धीरे भारत की स्थितियों को समझते हुए अपने कंपनी को स्थापित किया तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कंपनियां और फैक्ट्री की स्थापना करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में पांडिचेरी में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फोर्ट लुई, वो जो फोर्ट बनाया गया था वो फ्रांसीसियों द्वारा बनाया गया था, फोर्ट लुई की स्थापना की थी। तो ये 1673 की बात है। अब आते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं तो फ्रांसीसियों से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे कि फ्रांसीसियों ने भी उसी तरह की नीति अपनाई जिस तरह की नीति ब्रिटेन ने भारत में अपनाई थी, अर्थात भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना और भारत के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना। इस प्रयास में वे सफल होते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन स्थिति उस समय और ख़राब हो जाती है जब एक तरफ से आ जाते हैं अंग्रेज और दूसरे तरफ से आ जाता है फ्रांस, और इस तरह से दोनों के मध्य स्थिति बन जाती है संघर्ष की। और इस संघर्ष को नाम दिया गया है कर्नाटक युद्ध। इस संघर्ष को नाम दिया गया है कर्नाटक युद्ध। भारत में कुल इस इतिहास क्रम में 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिलते हैं जिनके अलग अलग रीजन रहे थे, अलग अलग रिजल्ट आए थे, अलग अलग संधियों द्वारा इनका समापन हुआ था। तो आइए दोस्तों उसको एक चार्ट में सजा करके हम लोग देखते हैं कि इन कर्नाटक युद्ध में कैसे पॉइंट्स आते हैं और कैसे इसके ऑब्जेक्टिव्स को आसानी। तो
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है स्थितियां अपनी मजबूत की थी। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये चार्ट के द्वारा जो कर्नाटक युद्ध अर्थात फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो भारत में संघर्ष की स्थिति बनी, जिसमें दोनों अपने शक्ति को बढ़ा करके भारतीय क्षेत्रों पर अपना महत्व जो है बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इस क्रम में दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं और ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो कैसे इसको आसानी से याद किया जा सकता है उसी के संबंध के लिए मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है। इस चार्ट से आपको बहुत ही आसानी से ये पूरे के पूरे याद हो जाएंगे, क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग पार्ट है जो हर स्टूडेंट को इस संबंध में समस्या का सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे चुटकियों में हम लोग इस समस्या से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ युद्ध लिखा है जो कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 युद्ध हुए थे, उसको याद रखना है। फिर हमने दिया है काल, किस वर्ष में ये युद्ध लड़े गए या फिर कब ये संघर्ष का दौर बना रहा, तो 3 आपको याद करना है। फिर आपको याद करना है इन तीनों युद्धों के कारण। कई बार क्या होगा एग्जाम में युद्धों के कारण और युद्ध की घटनाओं को दे करके मैच करने के लिए बोला जाएगा कौन सी घटना किस कारण से हुई थी, या फिर कई बार आपको एक तरफ युद्ध दे दिया जाएगा और एक तरफ ईस्वी और मिलान करने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा युद्ध किस ईस्वी में लड़ा गया था। फिर आते हैं वह संधि जब संधि के माध्यम से इन युद्धों का समापन किया गया था, और फिर आते हैं कुछ विशेष जो इस युद्धों के दौरान हुआ जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग पूरे चार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले कभी भी चार्ट को इस तरह से ना पढ़ें, पहले इस तरह से पढ़ें फिर इस तरह से पढ़ें, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो कितने कर्नाटक युद्ध हुए, तो 1 2 3 आसानी से याद। आते हैं दूसरे में। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ, 2 वर्षों के लिए, 1746 से 1748 के बीच। फिर दूसरे के लिए आएंगे तो जस्ट उसके बाद शुरू हो जाता है 1749 से 1754, 5 वर्ष चला, ये चला 2 वर्ष और ये चला 5 वर्ष, और फिर 54 के बाद 2 साल गैप करके 1756 से 1763 और यह हो जाता है 7 वर्ष। तो ये आपको याद करना, सबसे पहले ये टेबल याद करेंगे। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। फिर दूसरा 1749 जस्ट उसके 1 साल बाद, 1749 से 5 साल चलेगा 1754 के लिए। फिर 2 साल का गैप लेंगे और 1756 से लेके 1763। तो आपने ये डेट याद कर लिया। तो डेट याद करने के बाद आते हैं हम लोग देखेंगे कि इस कर्नाटक युद्ध के कारण क्या रहे। तो सबसे पहला देखते हैं कि सबसे पहले कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। यूरोप में एक देश था ऑस्ट्रिया और वहां चल रहा था उत्तराधिकार के संबंध में समस्या। इसको लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोप में तनातनी की स्थिति बनी थी। वह तनातनी की स्थिति भारत में भी बनी और भारत में भी यूरोपीय और फ्रांसीसी कंपनी जो ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी थी, इन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यहाँ कारण क्या दिखेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, सेम इसी तरह के पॉइंट आएंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्यों लड़ा गया, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संबंध में या ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के युद्ध के संबंध में। अब आते हैं कि इसकी संधि कैसे हुई। उससे पहले हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो पहला का कारण आपने देखा ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध का कारण। दूसरे के कारण में आते हैं कि भारत में 2 क्षेत्र थे, हैदराबाद और कर्नाटक। आसानी से मैप में आपको याद होगा, कर्नाटक एक तरफ और एक तरफ हैदराबाद। इन दोनों जगहों पे उत्तराधिकार की समस्या बन गई थी। तो उत्तराधिकार के लिए जब भी कोई राजा मरता था तो उसके संबंध में उसके पुत्रों के बीच, उसके रिश्तेदारों के बीच एक समस्या उत्पन्न हो जाती थी कि अगला राजा कौन बनेगा। ऐसे ही कंडीशन में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के संबंध में एक पक्ष को सपोर्ट फ्रांस द्वारा किया जा रहा था, तभी दूसरे पक्ष को सपोर्ट अंग्रेज द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होना लाजमी था। तो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है वह हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए 2 गुट का बन जाना था। एक गुट का नेतृत्व जहां ब्रिटेन कर रहा था, दूसरे गुट का नेतृत्व फ्रांस कर रहा था। ऐसे में ये गुटबाजी का माहौल ही एक जन्म देता है संघर्ष की स्थिति को, जो दूसरा आपने पढ़ा था कब, 1749 से 1754। अब आते हैं तीसरा बहुत आसान है, 7 वर्षों के लिए लड़ा गया था। वो हुआ था वास्तव में यूरोप में एक घटना हुई थी जिसे सप्तवर्षीय
वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 7 वर्षों के लिए यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध की स्थिति बनी और उसकी लपटें भारत में भी पहुंची और भारत में भी ब्रिटिश कंपनी और यूरोपियन कंपनी जो फ्रांस की कंपनी थी, उन दोनों के बीच एक तरह का संघर्ष का दौर भारत में भी शुरू हो गया। तो आसानी से आपने 3 कारण याद किए। चलिए रिकॉल करते हैं। पहला कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, दूसरा हैदराबाद और कर्नाटक में जो उत्तराधिकार संबंधी समस्या हुई उत्पन्न उसके संबंध में, और तीसरा कारण क्या था, तीसरा है सप्तवर्षीय युद्ध जो शुरू हुआ था कहाँ, यूरोप में। तो 3 कारण बने 3 युद्धों के। अब आते हैं इनको किन संधियों द्वारा समाप्त किया गया। अब समाप्ति का डेट नहीं याद करना है, जिस वर्ष युद्ध का ये लास्ट है उसी वर्ष होगा संधि और अंत हो जाएगा। जहां भी ये होगा उसी से जुड़ा होगा लगभग। तो इस तरह से आपको ये डेट वगैरह उतनी याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ जैसे ही लास्ट होगा उसी से जुड़ा रहेगा। केवल इसमें 1754 लिखा हुआ है, यहाँ 1755, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। आ जाइए शुरू करते हैं। पहला जो हुआ था वो था एला सापल की संधि जो यूरोप में हुई थी, और उस संधि के माध्यम से वहां ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संबंध के मामले में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संधि बन गई। उसी का परिणाम हुआ कि भारत में भी जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। दूसरा था पांडिचेरी की संधि, जो कि चूंकि ये जो युद्ध हुआ था दूसरा वाला, उसका यूरोप से कोई लेना देना नहीं था। ये भारत के कर्नाटक और हैदराबाद के मैटर पे लड़े जा रहे थे। ऐसे में पांडिचेरी जो फ्रांस के नियंत्रण क्षेत्र में था, वहां पर एक संधि हुई और इसके तहत दोनों के बीच स्थिति सामान्य कर दी गई। और तीसरा जो था वो है पेरिस की संधि। चूंकि यह सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो यूरोप में लड़ा जा रहा था, ऐसे में आप जानते ही होंगे फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो यहाँ पर एक संधि हुई जो 1763 में हुई और इसके माध्यम से तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त कर दिया गया। तो चलिए इसको भी याद करते हैं। बहुत सिंपल है, एक लाइन याद रखिएगा, ए पा पे, ए पा पे, यही याद करना है। पहला हो जाएगा एला सापल, पा से हो जाएगा पांडिचेरी और पे से हो जाएगा पेरिस की संधि। तो ए पा पे आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए फिर से रिकॉल करते हैं इस पॉइंट को, फिर आएंगे इस तरफ। रिकॉल क्या करना है, 1 2 3 कितने कर्नाटक युद्ध हुए, 3। कब कब हुए, तो पहला होता है 1746 से लेकर के 1748 के बीच, फिर दूसरा 1749 में शुरू होता है 1754 के लिए, और तीसरा 1756 में शुरू होता है 1763 के तक। तो इस तरह से ये 3 का डेट आपने याद रखा। फिर हम आएंगे कारण की ओर। बहुत सिंपल, एकदम अरेंज वे में याद करेंगे। पहले का कारण क्या, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, दूसरे का कारण तो हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का मुद्दा, और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में लड़ा जा रहा था। किन संधियों द्वारा इनका किया गया समापन, ए पा पे। पहला एला सापल की संधि जो 1748 में हुई, दूसरा पा से हम यहाँ ले लेंगे पांडिचेरी की संधि 1755 में हुई, और पेरिस की संधि जो 1763 में हुई। तो ये पूरा का पूरा चार्ट हमने है रिकॉल कर लिया। अब आते हैं इन युद्धों के दौरान क्या हुआ था, थोड़ा सा उसको बेसिक टर्म में समझ लेते हैं, विशेषता के या विशेष के रूप में। पहले कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने बुलाया मॉरिशस में जो फ्रेंच गवर्नर थे ला ब्रूडोने को, और उनके माध्यम से उन्होंने जो है ब्रिटेन पे दबाव बनाना शुरू किया और उनसे मद्रास पद जो है वो छीन लिया। और इस दौरान एक युद्ध लड़ा गया भारत में जिसको नाम दिया जाता है सेंट थॉम का युद्ध। क्वेश्चन आता है किस कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉम का युद्ध लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। इसका परिणाम कुछ विशेष नहीं निकला, दोनों की बराबरी पर समाप्ति हुई। जो मद्रास क्षेत्र भारत में फ्रांसीसियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया था वह ब्रिटेन को सौंप दिया गया, तथा अमेरिकी क्षेत्र में जो ब्रिटेन के कब्जे में क्षेत्र आ गया था उसे पुनः फ्रांस को सौंप दिया गया। तो मैनेज करके किस संधि द्वारा, एला सापल संधि द्वारा सारी स्थितियों को सामान्य किया गया। याद आपको बस एक लाइन रखना है, सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था, प्रथम।
दूसरे में आते हैं तो एक और याद करना है आपको, अंबूर का युद्ध। अंबूर के युद्ध में क्या हुआ था कि दो ग्रुप बन गए थे, एक फ्रेंच ग्रुप था और एक अंग्रेजी ग्रुप था। इन दोनों का उद्देश्य यही था अपने अपने नेतृत्वकर्ता को हैदराबाद और कर्नाटक में शासक बनाना। इस संघर्ष में दोनों में से किसी को पूर्णतः विजय तो नहीं मिलती है। यहाँ पर कई नाम आपको मिल जाएंगे, जैसे चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, अनवरुद्दीन। इस तरह के नाम को ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस में कम आते हैं। यदि आपका ऑप्शनल हो तो फिर आपको थोड़े से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हो जाती है। तो अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध द्वारा हुआ था? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध में। और तीसरा आते हैं जो सबसे VVI पोर्शन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वांडीवास का युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध जो सप्तवर्षीय मुद्दे पे लड़ा जा रहा था, उसी दौरान 1760 में, डेट याद रखेंगे दोस्तों, 1760 में भारत में एक लड़ाई लड़ी गई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, नाम है उसका वांडीवास का युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ तो फ्रांस और अंग्रेज सीधे आमने सामने टकराते हैं। इस बार किसी कर्नाटक और हैदराबाद को लेकर के नहीं, खुद लड़े। और खुद लड़ने में क्या हुआ कि फ्रांस का पराजय हो गया। फ्रांस के इस पतन ने उनका बोरिया बिस्तर भारत से समेट दिया और उन्हें यूरोप जाने पर विवश कर दिया। कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद फ्रांस जो है वो केवल कुछ बस्तियों में, जैसे पांडिचेरी, माहे, यमन, इन क्षेत्रों में सिमट करके रह गए। और अंततः वह जाते तो भारत से 1954 में है, लेकिन भारत में उनका विस्तार समाप्त हो जाता है और यह तय हो जाता है कि भारत की वास्तविक शक्ति अब फ्रांस नहीं, ब्रिटेन ही है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वह कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर पूरी तरह से बंध गया? तो वह था वांडीवास का युद्ध। यह किस कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध के दौरान। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व और फ्रेंच सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। तो अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व करता थे वे थे आयरकूट, सर आयरकूट। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना होगा। सर आयरकूट जो थे वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वांडीवास के युद्ध में, और जो फ्रेंच सेना थे उसका नेतृत्व कर रहे थे काउंट लाली। काउंट लाली हार गए और आयरकूट जीत गए, सिंपल सा है। तो ये था हमारा चार्ट। चलिए आ जाते हैं विशेष में भी 3 युद्धों को याद कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध लड़ा गया? सेंट थॉम का युद्ध। दूसरे कर्नाटक युद्ध के तहत अंबूर का युद्ध, और तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध। तो ये था हमारा विशेष, और उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा पूरा का पूरा चार्ट।